हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा दिसंबर के जो 300 बेस्ट एमसीक्यू हैं उनका भाग 2 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, इस क्या बोलते हैं इसे? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। इसमें हम डोनेशन वगैरह इकट्ठा करते हैं भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके परिवारों के लिए। 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी 7 दिसंबर को होता है। इस बार इसका थीम था एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो होता है 9 दिसंबर को होता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, इसका थीम था यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। नरसंहार यानी जेनोसाइड को रोकने के लिए और जिनोसाइड के जो पीड़ित हैं तो उनके जो अपराध हैं उनको रोकने के लिए 9 दिसंबर को हम दिन मनाते हैं। सार्क चार्टर डे, सार्क एक संगठन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको सार्क बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स डे बहुत बार एग्जाम में आता है और इसका थीम था डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे यानी सबको स्वास्थ्य का अधिकार है, तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है 12 दिसंबर को मनाया गया। इसका थीम था बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। नोबेल प्राइज डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत डे जो माउंटेन डे है ये 11 दिसंबर को मनाया गया। इसका थीम था वुमेन मूव माउंटेन, यानी महिलाएं चाहें तो पर्वतों को भी हिला सकती हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 12 दिसंबर को मनाया गया। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये 14 दिसंबर को मनाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई, प्रोफेसर योगेंद्र अलग, ये जाने माने अर्थशास्त्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। कुंबले सुंदर राव, यक्षगन जो डांस होता है उसके डांसर थे, नर्तक थे। निक बोलेट्री, ये टेनिस के कोच थे, जाने माने अमेरिका के टेनिस कोच। कृष्ण राव एक जाने माने कन्नड़ अभिनेता थे। मनोहर देवदास, ये मशहूर कलाकार और लेखक थे। ग्रांट वाहल अमेरिका के फुटबॉल पत्रकार थे, कतर में फुटबॉल की कवरेज करते समय इनकी डेथ हो गई थी, ये काफी न्यूज में आए थे ग्रांट वाहल। जनरल मिलासो हरमजोस्की, पोलैंड के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री थे ये। केनेथ पावल, ये ओलंपिक चैंपियन थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और केनेथ पावल जो हैं ये एशियाई खेलों में पदक इन्होंने जीता था। भारत से थे ये, नाम आपको विदेशी लग रहा होगा लेकिन ये भारत से थे। पावराजी का भक्ति प्राण, ये शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन के जो हैं अध्यक्ष थे। जूलिया रिचर्ड, जानी मानी वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंटेरियन, जिन्हें ऑस्कर मिला था अपनी फिल्म अमेरिकन फैक्ट्री के लिए। सुलोचना चवन, ये मराठी की लवणी सिंगर थी, जो लवणी होता है मराठी उसको ये गाती थी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं यानी कि जो एमसीक्यू हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। अभी अभी 17वां सेशन हुआ इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी अमूर्त विरासत जो होती है उसकी सुरक्षा के लिए एक अंतर सरकारी समिति का 17वां सत्र ये कहां पे हुआ था? ये मोरक्को में हुआ था, वहां की राजधानी रबात में। ठीक है, रबात आंसर है इसका। और भारत में 14 ऐसी जगह हैं जो अमूर्त विरासत हैं। अभी अभी फ्रांस की एक ब्रेड होती है जिसे बगेट बोलते हैं, उसे अमूर्त विरासत डिक्लेयर किया गया है। भारत के 77वें चेस ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? इनका नाम है आदित्य मित्तल। जो 76वें थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था प्रणव आनंद। प्रणव आनंद जो है वो 76वें थे और प्रणव आनंद जो है अभी अंडर 16 वर्ल्ड चैंपियन हैं। 75वें थे वी प्रणव और 76वें थे प्रणव आनंद। प्रणव आनंद बेंगलोर से हैं और आदित्य मित्तल जो हैं ये मुंबई से हैं। अभी अभी एक तूफान आया, चक्रवात आया मंडूस। ये मंडूस नाम किस देश ने दिया? तो साइक्लोन मंडूस बंगाल की खाड़ी में आया था और तमिलनाडु, पुदुचेरी वगैरह को अफेक्ट किया इसने, यानी भारत के पूर्वी तट पे आया। ये नाम जो दिया था यूएई ने दिया था, तो आंसर है यूएई। इससे पहले एक चक्रवात आया था असनी, ये नाम श्रीलंका ने दिया था। और एक आया था सितरंग, ये नाम थाईलैंड ने दिया था। जापानी बुखार अभी अभी चर्चा में आया था क्योंकि जापानी बुखार के लिए कर्नाटक की सरकार बच्चों में टीकाकरण कर रही है। जापानी बुखार कौन सा मच्छर लेके उड़ता है? इसका वायरस। वैसे तो जापानी बुखार वायरस से फैलता है,
लेकिन जापानी बुखार को जो वायरस लेके उड़ता है मच्छर, उसको बोलते हैं कूलेक्स मॉस्किटो। तो आंसर है कूलेक्स मॉस्किटो। कर्नाटक की सरकार 48 लाख खुराक पिलाएगी बच्चों को 1 से 15 साल के बीच में जिनकी उम्र है। और कौन सी खुराक है? दवाई का नाम है जैनवाक, JENVAC, जैनवाक। तो जैनवाक नाम की जो दवाई है वो पिलाई जाएगी। और जैनवाक को कौन बनाता है? जैनवाक को बनाता है भारत बायोटेक। जो जैनवाक नाम की दवाई है वो भारत बायोटेक ने बनाई है। और आपको बता दूं कि जो भारत बायोटेक है उनकी जो नाक से ली जाने वाली दवाई है इंकोवाक, उसे भी अप्रूवल कई तरह के मिल गए थे। अभी अभी संगम युद्ध अभ्यास हुआ भारत और किस देश की नेवी के बीच में हुआ? तो मैरीन कमांडो इंडिया के और नेवी सील अमेरिका के। तो आंसर है अमेरिका। और भारत अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार हुआ था बकलोह में, और युद्ध अभ्यास हुआ था ओली में। युद्ध अभ्यास हुआ था ओली में। एक इंस्टीट्यूट है ओडिशा में जिसको बोलते हैं काइट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अभी अभी मिला है, ध्यान रखिए। भारत के शूटर हैं रुद्राक्ष पाटिल। इन्हें ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी के शहर म्यूनिक में है, उन्होंने प्रेसिडेंट्स कप करवाया था इजिप्ट की राजधानी केरो में, वो उन्होंने जीत लिया है। बहुत बड़ी बात है ये। और आपको बता दूं कि ये ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं इस टूर्नामेंट को जीतकर। रुद्रांश पाटिल जो है इनका नाम है। और ये इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होंगे। अभी अभी टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हुआ था, 2 कैटेगरी में हुआ था। एक तो है ब्लिट्स और एक होता है रैपिड। ठीक है, ब्लिट्स में और भी कम समय मिलता है शतरंज में जो चालें हैं आपकी उनको सोचने के लिए। तो ब्लिट्स कैटेगरी में जो जीता, पुरुषों में अर्जुन एरिगैसी और महिलाओं में वैशाली रमेश बाबू। रैपिड की बात करें तो रैपिड में निहाल सरीन और महिलाओं में अन्ना उशेनीना इसको जीता। ये कोलकाता में हुआ था टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। मीराबाई चानू वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने अभी अभी सिल्वर मेडल जीता है। ये कोलंबिया में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। मीराबाई चानू कहां से हैं? ये मणिपुर से हैं। कौन सा मंत्रालय है जिसने प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन यानी पद्मा को एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे जो है वो अप्रूव किया है? ठीक है, वैसे तो पद्मा नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो इंडियन कोस्ट गार्ड यूज कर रही है और भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी मैंगलोर में खुल रही है। तो पद्मा प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन एक स्व नियामक निकाय के रूप में मंजूरी अभी अभी दी है। किसने दी है? ये दी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने। ये जो न्यूज पब्लिश करते हैं या करंट अफेयर पब्लिश करते हैं उनके लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी। विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे होगा 2023 में? ये फिजी में होगा जो प्रशांत महासागर में एक कंट्री है। और 10 जनवरी को हम जो है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को शुरू हुआ था 1975 में नागपुर में। तो ये फिजी में होगा इस बार। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने जो नई इंडियन नेवी की जो सील है उसको अप्रूवल दे दिया प्रेसिडेंट ने, क्योंकि प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कमांडर होता है सारी फोर्सेस का, आर्मी नेवी एयरफोर्स का। इसको निशान भी बोलते हैं। तो ये किसकी सील से प्रेरित है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सील है उससे प्रेरित है। अंडरस्टूड। नेवी डे सेलिब्रेशन हुए थे अभी 4 दिसंबर को और इसमें सत्यमेव जयते लिखा है। इसमें शम नो वरुणे जो है वो भी लिखा है, जो इंडियन नेवी का ध्येय वाक्य है वो भी लिखा है इसमें। सत्यमेव जयते जो है वो गोल्डन कलर से इसमें लिखा है और अष्टभुजी यानी ऑक्टागन जो है वो इसकी शेप है। इज दैट अंडरस्टूड? ऑक्टागन जो है वो इसकी शेप है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इसमें यही क्वेश्चन आ सकते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर हमारे केंद्रीय मंत्री, इन्होंने भारत का पहला ड्रोन स्किलिंग और ट्रेनिंग आभासी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन से शहर में उसका उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन चेन्नई में किया है। तो आंसर है चेन्नई। और ये गरुड़ एरोस्पेस नाम की जो कंपनी है ड्रोन स्टार्टअप, उनका है ये। तो उन्होंने बनाया है ये पहला ड्रोन स्किलिंग और ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और ड्रोन के लिए PLI स्कीम भी चल रही है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, जिसमें 120 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी। अभी अभी इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क तैयार किया गया है टेक ईगल कंपनी के साथ मिलकर? यह राज्य है मेघालय। और ये कंपनी टेक ईगल जो है इसने अरुणाचल प्रदेश में पहली जानवरों की दवाई की डिलीवरी भी अभी अभी करी थी। इज दैट अंडरस्टूड? तो एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब जो है वो मेघालय में स्थापित किया गया है। अभी अभी
जो B20 इंडिया है, जैसे G20 होता है तो उसका एक B20 होता है, B20 मतलब बिजनेस 20, उसका हेड कौन बना है? तो उसके हेड बने हैं एन चंद्रशेखरन, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। तो इसका आंसर है एन चंद्रशेखरन। बिजनेस की बातें करेंगे ये G20 के अंदर, इसका नाम है B20। और B20 जो है इसका थीम है रेज। रेज मतलब आर से रेस्पॉन्सिबल, ए से एक्सेलरेटेड, आई से इनोवेटिव, एस से सस्टेनेबल और ई से इक्विटेबल बिजनेसेस। एक C20 भी है। C20 की हेड कौन बनी है? सिविल 20, ये बनी है माता अमृत आनंदमयी। अभी अभी ये डिसाइड करा इंडियन रेलवे ने कि 2022-23 से 2024-25 तक कितने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भारत में बनेंगे, तो टोटल बनेंगे 100। और जो पहला बना है वो आसनसोल में बना है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो टोटल 100 जो है वो स्थापित किए जाएंगे और 22 ऑलरेडी स्थापित किए जा चुके हैं। सबसे पहला था आसनसोल। नोवा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, ये इसका उद्घाटन कहां पे हुआ? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस जो है, याद रखिए 8 से 11 दिसंबर तक हुआ था और ये इस बार गोवा में हुआ था। इसका थीम था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? ये है वोलोदिमिर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, यानी यूक्रेन के लोगों ने जो बहादुरी दिखाई वो। तो ये है टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर। इसके अलावा कुछ और भी अवार्ड दिए गए। टाइम हीरोज ऑफ द ईयर मिला ईरान की महिलाओं को। आप जानते हैं ईरान में एक महिला है महसा अमीनी, इसकी डेथ हो गई थी क्योंकि इसने हिजाब गलत तरीके से पहना था। उसके बाद पूरे ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि इनको कस्टडी में मार दिया गया था, ऐसा माना जा रहा है। टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर है साउथ कोरिया का के पॉप बैंड ब्लैक पिंक। ब्लैक पिंक। एथलीट ऑफ द ईयर अमेरिका के बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज। और आइकॉन ऑफ द ईयर मलेशिया की अभिनेत्री मिशेल योआ। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? सावधान, एक पासपोर्ट इंडेक्स है जो हेनले देता है, वो बिल्कुल अलग है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बिल्कुल अलग है, ये किसी और कंपनी ने दिया है, इसका नाम है आर्टन कैपिटल। इसमें इंडिया की रैंक है 87 यानी 87। सबसे बेस्ट पासपोर्ट है यूएई का। अगर आपके पास यूएई का पासपोर्ट है तो आप 180 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। आपको वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये है सबसे पावरफुल पासपोर्ट यूएई का। और देखिए अब हेनले ने जापान के पासपोर्ट को नंबर 1 कहा था, लेकिन इस इंडेक्स में जापान की रैंक 24 है। तो इंडेक्स जो देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से दे रहा है। फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया की सबसे ताकतवर महिला कौन आई है? दुनिया की सबसे ताकतवर महिला है उर्जुला वॉन डेर लेन। कौन है ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, यानी जो यूरोपियाई आयोग है उसकी प्रेसिडेंट है। और ये रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट बनकर भारत भी आई थी। और यहां पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे है क्रिस्टीन लागार्डे। ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसकी प्रेसिडेंट है आज के समय में। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है। तीसरे नंबर पे कमला हैरिस है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति। चौथे नंबर पे है मैरी बारा, बिजनेस वुमेन है। तो ऐसे अब टॉप 2 याद रख लो, उतना काफी है। और 6 भारतीय महिलाएं भी इनमें थी। इनमें निर्मला सीतारमन थी, किरण मजूमदार शो, फाल्गुनी नायर वगैरह ये सब थी, लेकिन किसी सिग्निफिकेंट पोजीशन पे ये नहीं थी। राइट, किसी सिग्निफिकेंट पोजीशन पे ये सब महिलाएं नहीं थी। अगर मैं बात करूं कि जो निर्मला सीतारमन है वो 36वें नंबर पे थी, मतलब शुरू के 30 में कोई नहीं था लेकिन 36वें नंबर पे ये थी। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए एक पेपर प्रेजेंट करा है? तो ये है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन क्या है? ये ट्रू कॉलर जैसा ही एक फीचर होता है। आपके फोन पे कोई कॉल कर रहा है तो आपको उस पर्सन की जो कॉल कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। इसको बोलते हैं कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। तो TRAI भी इसको लाना चाहता है, मतलब आपको ट्रू कॉलर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके फोन के अंदर सरकार की तरफ से ही ये फीचर आ जाएगा। उन्नति हुड्डा भारत की एक ये बहुत अच्छी उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये पहली खिलाड़ी है भारत की जो अंडर 17 वुमेन सिंगल्स के फाइनल तक पहुंच गई बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में। खैर फाइनल में ये हार गई, लेकिन फाइनल तक पहुंचने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। ओके, इनका नाम है उन्नति हुड्डा। 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स सिंगल चैंपियन रहे शरत कमल, अचंता शरत कमल और चाइना की लियू शिवेन, इन्हें को चेयरपर्सन बनाया गया है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट्स कमीशन का। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो एथलीट्स कमीशन है उसके जो को चेयरपर्सन बने हैं वो बने हैं शरत कमल और चाइना की लियू शिवन। ये पहली बार है कि 2 चेयरपर्सन एक साथ बने हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेघना अहलावत ये
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, इनका नाम है मेघना अहलावत। और एक बात याद रखिए, जो 8 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं कमलेश मेहता, ये बने हैं सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव। और पटेल नागेंद्र रेड्डी ये बने हैं कोषागार यानी ट्रेजरर, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। भारत की एक यंग बैडमिंटन प्लेयर है मनीषा रामदास, इन्हें विश्व बैडमिंटन फेडरेशन ने फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ऑफिशियल बॉडी है बैडमिंटन की, इसका हेडक्वार्टर कोलालंपुर में है। और मनीषा रामदास ने 11 गोल्ड मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते 2022 में पैरा खेलों में, तो इन्हें दुनिया की बेस्ट पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का अवार्ड मिला है मनीषा रामदास को। और पूरी दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी कौन रहे? विक्टर एक्सेल्सन पुरुषों में और अकाने यामागुची जो जापान की हैं वो महिलाओं में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रणजी ट्रॉफी में पहली बार 3 महिला एम्पायर जो है उन्होंने एम्पायरिंग करी, वृंदा राठी, जननी नारायण और गायत्री वेणुगोपालन, ये ध्यान रखिए। तो रणजी ट्रॉफी में 3 महिला एम्पायरों ने एक नया आयाम स्थापित किया। जिंदल शदीद ग्रुप ये $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगा ग्रीन स्टील प्लांट बनाने में। ग्रीन स्टील प्लांट कहां बनेगा? तो ये बनेगा डुकम में। ये डुकम वही शहर है जहां पे डुकम बंदरगाह भारत को मिलेगा ओमान की तरफ से, तो आंसर है ओमान। ओमान के साथ हमने नसीम अल बहार युद्धाभ्यास भी अभी अभी किया था, ध्यान रखिए। ये हाइड्रोजन से चलने वाला ग्रीन स्टील प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगा, ये 5 मिलियन टन स्टील हर साल बना पाएगा। अभी अभी इंडियन आर्मी ने जो अमेरिका के साथ एक्सरसाइज हुआ था ओली उत्तराखंड में युद्धाभ्यास, वहां पे कुछ पक्षी हैं जिन्हें ट्रेन करा है। तो इस पक्षी को ट्रेन किया गया है शत्रु के ड्रोन्स को खत्म करने के लिए। शत्रु का कोई ड्रोन उड़ रहा है तो ये पक्षी शत्रु के ड्रोन को हवा में खत्म करके आ जाएगा। इस पक्षी का नाम क्या है? इस पक्षी का नाम है अर्जुन। कितनी भारत की कंपनी है जो दुनिया की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में जिन्हें जगह मिली सिपरी के हिसाब से? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, तो ये 2 कंपनियां हैं, एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये दोनों कंपनियां हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और 100 में से 40 कंपनियां तो अमेरिका की हैं। अमेरिका, इससे पता चलता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कितनी ज्यादा जो है वो आगे है। अमेरिका बहुत ज्यादा आगे है इसमें। और बस ये ध्यान रखना है, 2 कंपनियां हैं, दोनों की कोई रैंक वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और पूरी दुनिया में जितने भी हथियार बिकते हैं 51% अमेरिका की कंपनी ही बेचती है, राइट। 51% जो है वो अमेरिका की कंपनी बेचती है। वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो रैंक है वो है 42वीं, और जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसकी रैंक जो है वो है 63, उसकी रैंक है 63। और इसमें पूरी दुनिया में जो नंबर 1 कंपनी है वो कौन सी है? नंबर 1 जो कंपनी है इसमें उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार यही करती है हथियारों का। लॉकहीड मार्टिन नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे है रेथियन, ये अमेरिका की कंपनी है रेथियन। लॉकहीड मार्टिन भी अमेरिका की है। तीसरे नंबर पे है बोइंग, ये भी अमेरिका की है। चौथे नंबर पे है नॉर्थरॉप ग्रमेन, ये भी अमेरिका की है। 5वें नंबर पे है जनरल डायनामिक्स, ये सब अमेरिका की हैं। और दुनिया का 33% जो हथियार बेचे हैं वो इन्हीं 5 कंपनियों ने बेचे हैं, 1/3, 1/3। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखिए। और यहां पे ये बता दूं कि जो डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है सबसे ज्यादा, उसमें नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे इंडिया है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार किसने खरीदे? तो पहले नंबर पे रही सऊदी अरेबिया और दूसरे नंबर पे रही इंडिया। अभी अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, तो उन्होंने एक ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए। कौन से कंट्री में ये करी? क्योंकि 2023 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा, तो ये इटली में करी, रोम में। तो ध्यान रखिए आंसर है इसका रोम। और 2018 में भारत के अंदर मिलेट्स का साल मनाया गया था, लेकिन इंटरनेशनल ईयर जो है वो है 2023। भारत दुनिया में 41% जितना भी मिलेट्स होता है उसका 41% इंडिया में होता है। अभी अभी कौन से संगठन ने लोन दिया है $780 मिलियन का चेन्नई में मेट्रो रेल जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए? चेन्नई मेट्रो रेल के लिए उसको नई लाइनें वहां पे तैयार करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये बहुत बड़ा लोन $780 मिलियन का जो है वो इंडिया को दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3 मिलियन का छोटा लोन दिया है एक, जो अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी, वहां पे म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे थोड़ा सा मजबूत करने के लिए। तो उसे थोड़ा सा मजबूत करने के लिए $3 मिलियन का जो लोन है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट कौन है ये आपको पता है?
वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा, मिस्टर अशोक लवासा भारत के हैं। डीना बोलुआर्ते ये कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम है डीना बोलुआर्ते, डीना बोलुआर्ते, राइट। और पेरू की जो है अभी एक प्रधानमंत्री भी बनी है, राइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि पेरू का जो प्रधानमंत्री है वो अभी अभी कौन बना है, दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू। इसरो ने एमओयू साइन करा है कौन से संगठन के साथ? ये मिलकर स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क यानी स्पिन जो है उसकी स्थापना करेंगे। तो इसरो एक कंपनी है सोशल अल्फा, उसके साथ मिलकर स्पिन की स्थापना करेगा यानी स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। ये भारत का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है इनोवेशन और वेंचर डेवलपमेंट के लिए। भारत का जो स्पेस इकोसिस्टम है वो ग्रो हो रहा है, तो उसके लिए वेंचर डेवलपमेंट, इनोवेशन और क्यूरेशन के लिए ये पहला प्लेटफॉर्म होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये एक अनूठा उदाहरण होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करा है कौन से कंट्री के साथ? $200 मिलियन के लिए। ये करा है मालदीव के साथ। करेंसी स्वैप करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मालदीव के साथ $200 मिलियन के वर्थ। केवी शाजी नाबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है। यक्षगन डांसर कुंबले सुंदर राव की डेथ हो गई। ये यक्षगन जो डांस है कर्नाटक का, उसको करते थे। 2022 ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने किसे एक अवार्ड दिया है फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल? भारत के सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें एक बहुत जानी मानी टीचर है साइंस की, उसके लिए अवार्ड मिला है। एक्चुअली ये भारतीय मूल की हैं लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रही हैं। इनका नाम क्या है? वीना नायर। तो आंसर है वीना नायर। अभी अभी कौन से राज्य ने घोषणा करी है कि वो पूरी तरह से 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला राज्य बन जाएगा 2040 तक और कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा 2050 तक? ये अभी अभी केरल ने घोषणा करी है। तो आंसर है केरल। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं केरल को वैसे एक लोन भी मिला है अभी अभी। किससे मिला है? 100 मिलियन यूरोज का लोन मिला है उन्हें AFD यानी फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी से उन्हें यह लोन मिला है। इनमें से किसने अनाउंस करा है भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड्स? श्योरिटी बॉन्ड जो है हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, इससे ये श्योरिटी हो जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, अगर नहीं तो उसका बीमा मिल जाता है। तो ये विदेश में बहुत पॉपुलर है। अभी अभी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, उसने अनाउंस करा है भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड्स। और श्योरिटी बॉन्ड जो है वो IRDAI ने भी कहा था कि श्योरिटी बॉन्ड्स भारत में होने चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने वो लॉन्च कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भारत की 9वीं नेशनल पार्टी बन गई है? तो ये है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी गोवा में जो इलेक्शन हुए थे उसमें इसने 6.77% वोट शेयर उसका था और गुजरात में भी अच्छा खासा वोट शेयर इसे मिला था। तो हिमाचल में भी, तो मतलब इसका जो एक स्टेट पार्टी थी पहले, लेकिन उसे नेशनल पार्टी बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो इसने पूरी कर ली थी, राइट। तो अभी भारत में इसके अलावा 8 नेशनल पार्टी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, CPI, CPIM, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। तो अभी आप जो है वो 9वीं नेशनल पार्टी भारत की बनी है। जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें 1000 मेगावाट की 4 यूनिट स्थापित की जाएंगी, 1000 मेगावाट ईच 2027 तक। ये कौन से राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। तो आंसर है तमिलनाडु और रशिया के सपोर्ट से हमने इसे बनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तिरुनेलवेली जिले में आता है। कौन से नेवी की कंट्री है जिसने पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होस्ट किया? इसमें भारत के 3 जहाज गए थे, INS कोची, INS कावराती और INS सुमेध। तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इस बार बांग्लादेश में हुआ। तो आंसर है बांग्लादेश। आंसर है बांग्लादेश। COP15 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। इसका होस्ट कौन था? इसका होस्ट था चाइना, क्योंकि चाइना के ये कनमिंग में होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से शिफ्ट कर दिया। तो होस्ट तो चाइना ही था लेकिन मॉन्ट्रियल में ये हुआ था। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का COP15 और साइट्स का COP19 जो है वो अभी अभी पनामा में हुआ था। कृष्णा वावीलाला, इन्हें प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कौन से कंट्री के द्वारा? इन्हें अभी अभी अमेरिका के द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बहुत ऊंचा नागरिक सम्मान ये होता है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश से हैं, वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और इन्होंने एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्थापित करी है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज। इनमें से कौन सा संगठन है जिसको $250 मिलियन का जो लोन है वो दे रहा है भारत को, जिससे भारत अपना लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे मजबूत कर सके। और वैसे आपको बता दूं, भारत की सरकार जो है वो एक लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी लेकर आई थी। भारत की सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या कहती है भारत सरकार की? वो ये कहती है कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो हमें कम करने हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारे 12 से 13% है, हमें सिर्फ उसे 8% ऑफ द जीडीपी पर लेकर आना है। और हमारा जो दूसरा टारगेट है वो ये है कि हमें लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2030 तक दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आना है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है उसको कब तक एक्सटेंड कर दिया है? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम इसको एक्सटेंड जो कर दिया गया है 31 मार्च 2026 तक किया गया है। तो आंसर है ऑप्शन सी। इसमें अगर आप रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो फिर आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, राइट। तो ये या ध्यान रखना है आपको। कितनी सब्सिडी मिलती है इसमें? इसमें 14,588 रुपए की पर किलोवाट सब्सिडी मिलती है, 3 किलोवाट तक। राज्यसभा ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो है वो पास करा है। इसमें अगर आप कोई वायलेशन करते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो आप पे कितना जुर्माना लगेगा? तो इसमें 1,00,000 रुपए का जुर्माना जो है वो मैक्सिमम अब आप पे लगेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो जो फाइन है जनरल वायलेशन के लिए वो बढ़ा दिया गया है। पहले 25,000 था, मैक्सिमम 1,00,000 है। और एक होता है स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के, स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स, उसमें जो मिनिमम फाइन है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, वो पहले 10,000 था, अब मिनिमम फाइन उसमें 25,000 कर दिया गया है स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के केस में। मॉनेटरी पॉलिसी आई अभी आरबीआई की, रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, अब है 6.25%। ये हमारा रेपो दर है और ये हमारी हाईएस्ट है अगस्त 2018 से रेपो रेट। 5वीं बार ये अभी बढ़ाई है आरबीआई ने रिसेंटली रेपो रेट को, ये ध्यान रखिए। और एकोमोडेटिव स्टांस हम धीरे धीरे विड्रॉ कर ही रहे हैं, राइट। फिर इसमें जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो 6% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट दोनों 6.5% है। आरबीआई के हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा 6.8। प्रधानमंत्री मोदी ने मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा में उद्घाटन किया। कहां पे है? इसका नाम मनोहर पारिकर के नाम पे रखा है, भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये गोवा में है, तो आंसर है गोवा। अभी अभी किसको पहला ग्लोबल एम्बेसडर डायबिटीज के लिए बनाया है? इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने। यह डिसीजन वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस जो पोर्चुगल में हुई थी वहां पे लिया गया। तो शेख हसीना को बनाया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को पहला ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, इन्होंने किस भारतीय को अपना पहला वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है? इनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ बनी है। कितने खेलो इंडिया सेंटर भारत में ओपन किए जाएंगे 15 अगस्त 2023 तक? तो टोटल 1,000 खेलो इंडिया सेंटर भारत में ओपन किए जाएंगे, ये डिसीजन लिया गया। और 1,000 में से 733 तो ऑलरेडी सैंक्शन हो भी चुके हैं, राइट। और भारत में खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे वो होंगे यूपी में, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होंगे वो होंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो हैं वो कौन सी बार होंगे? वो 5वीं बार होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 5वीं बार होंगे और वो मध्य प्रदेश में होंगे। हिमाचल प्रदेश का 15वां मुख्यमंत्री कौन बना है? जयराम ठाकुर के बाद अभी कांग्रेस सरकार यहां पे आ गई है। इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बने हैं 15वें मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। कांग्रेस ने 68 में से 40 सीट जीती और कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री कांग्रेस को मिली। ये वैसे नादौं करके जगह है, नादौं जो हमीरपुर में है वहां के हैं ये, राइट, वहां के हैं। सैनिटेशन वर्कर्स डिपार्टमेंट स्कीम किस राज्य ने शुरू करी है? ये तमिलनाडु ने शुरू करी है, जो स्वच्छता कर्मी होते हैं उनके विकास के लिए। भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल ये कहां पे, कौन से एयरपोर्ट पे बना है? तो ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बना है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये केरला में है। ये भारत का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट था।
तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल जो है वो अभी अभी स्थापित किया गया है। भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बना है? भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम जो है ये मऊ कैंटोनमेंट है, इंदौर में, वहां पे बना है। मऊ वही जगह है जहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ में 3 तरह की हेल्थ होती है, एनवायरमेंटल हेल्थ, एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, इनको मिला के बोलते हैं वन हेल्थ। उसके लिए पहला नेशनल इंस्टीट्यूट, उसकी नींव रखी, राइट। और एक सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी, ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो विकार हैं, जो डिजीज हैं, उन पे रिसर्च के लिए भी एक सेंटर बना है। ये दोनों कहां पे बने हैं? तो ये दोनों के दोनों नागपुर में बने हैं। तो आंसर है नागपुर। इसके अलावा एम्स नागपुर एक नया बना है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है नागपुर से बिलासपुर चलेगी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। अभी अभी भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू किया है? क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। और एलिफेंट डेथ ऑडिट सर्वे भी यहां पे तमिलनाडु में ही हुआ करेगा। इसको ग्रीन तमिलनाडु मिशन नाम दिया गया है। तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल हैं जो भारत में सबसे ज्यादा है। ईशान किशन ने सबसे तेज वनडे डबल सेंचुरी बनाई। सबसे तेज मतलब सबसे कम गेंदों में 126 बॉल्स में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो है डबल सेंचुरी बनाई। एडिडास ने जो फुटबॉल यूज की वर्ल्ड कप में उसका नाम था अल रिहला, जिसका मतलब होता है द जर्नी, लेकिन सेमीफाइनल में और फाइनल में बॉल बदल दी और उसका नाम था अल हिल्म, जिसका मतलब होता है द ड्रीम। अल हिल्म का मतलब होता है अरबी भाषा में द ड्रीम। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहां पे बना है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म ये एक सीड फार्म है अलुवा में। अलुवा नाम की जगह जो है ये कोची में है, केरल में है, जहां पे फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर भी है। तो ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एक खेत है, एक फार्म है। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भाजपा की शानदार जीत यहां पे हुई है, तो इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं ये। इन्हें वहां के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, उन्होंने शपथ दिलाई। अभी अभी 182 सीट है गुजरात में विधानसभा में, उसमें से 156 सीट बीजेपी को मिली है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। मीजोट्रोपिस पैलिएटा ये जो एक पौधा है, इसको IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है। ये औषधीय पौधा है। ये भारत में कहां पे उगता है? ये उत्तराखंड में उगता है भारत में, और ये घोर रूप से विलुप्त प्राय हो गया है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो हिमालयों में पाए जाने वाले 3 औषधीय पौधे हैं जिनका IUCN स्टेटस चेंज हुआ है। एक है मीजोट्रोपिस पैलिएटा, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एक है फ्रिटोलेरिया सरोसा जो वल्नरेबल है, और एक है डक्टाइलोराइजा हटागिरिया जो एंडेंजर्ड है। तीनों के बारे में आपको IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र 3D बायो प्रिंटिंग के लिए ये कहां पे बना है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में बना है, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में बना है। ये भारत का पहला 3D बायो प्रिंटिंग का उत्कृष्टता केंद्र होगा। सिंगापुर घोषणा अभी अभी हुई। सिंगापुर घोषणा ये किस चीज से संबंधित है? सिंगापुर डिक्लेरेशन लेबर प्रोटेक्शन से संबंधित है, यानी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, वर्कर के लिए लॉज होने चाहिए। और अभी अभी एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग, एशिया प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इनकी सिंगापुर में हुई थी। तो वहां पे 10 पॉइंट दिए गए हैं जिससे हम जो वर्कर्स की वेजेस हैं, वर्कर जो तड़प रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, उसको हम टैकल कर सकें। तो 10 पॉइंट एजेंडा दिया गया है इसमें, इसको नाम दिया गया है सिंगापुर डिक्लेरेशन। भारत और इंडोनेशिया के बीच में 39वीं बार कॉर्पेट हुआ, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ये कहां पे हुआ? ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में खत्म हुआ था अभी अभी। और ये कोई एक्सरसाइज का नाम नहीं है, ये एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है जो भारत कई कंट्रीज के साथ करता है। और भारत की तरफ से जो जहाज इसमें गया था वो था INS कारमुक। INS कारमुक। अभी अभी कौन सा राज्य है जिसे बेस्ट प्रैक्टिस इन एडवोकेसी, कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसने अवार्ड जीता है? तो ये जीता है मेघालय ने। तो आंसर है मेघालय। आंसर है इसका मेघालय। और ट्यूबरकुलोसिस को हमें खत्म करना है 2025 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है उसका उद्घाटन किया। कहां पे ये स्थापित किया गया है? तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। और
3 नए नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट बने हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी। तो तीनों का जो उद्घाटन है वो किया। एक बना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो दिल्ली में बना है, एक बना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो गोवा में बना है नया। वैसे एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में है, लेकिन ये गोवा का परिसर बना है। इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद। तो ये 3 नए आयुष संस्थान हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और अभी अभी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस जो है वो गोवा में हुआ था। हकुटो आर मिशन ये कौन से प्लेनेट के लिए है? ये चंद्रमा के लिए है। तो जापान का एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है आई स्पेस इंक। तो उन्होंने अपना एक प्राइवेट लैंडर M1 जिसको बोला है वो मून पे भेजा है और इस मिशन का नाम है हकुटो आर। ये इन्होंने जो भेजा प्राइवेट लैंडर, इसके लिए स्पेसएक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है उसका इस्तेमाल इन्होंने किया। ये पहला लूनर मिशन है जो किसी प्राइवेट कंपनी ने किया है। इसका नाम है हकुटो आर। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये कहां पे हुआ? ये जो है अभी अभी भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, होगा मतलब जनवरी 2023 में होगा। और ये G20 का एक इवेंट है, काफी फेमस इवेंट है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो करवाएंगे विज्ञान भारती संस्थान के साथ मिलकर। अभी अभी जो हमारा वित्त मंत्रालय है उसने कहा है कि कितने साल पुरानी गाड़ियां जो अनसर्विसेबल हो जाती हैं उन्हें स्क्रैप कर दिया जाए। जिनकी सर्विस नहीं करा सकते, तो 15 साल पुरानी गाड़ियां जो हैं जो अनसर्विसेबल हो गई हैं उनको पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाए। ये गाइडलाइंस आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। रशीद रोवर ये पहला मध्य पूर्व अरब कंट्रीज का लूनर रोवर है चांद पे। किसने भेजा है? ये यूएई ने भेजा है। यूएई ने भेजा है और इसको भी स्पेसएक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है उसका इस्तेमाल करके भेजा गया रशीद रोवर को। ये चांद पे पहुंच जाएगा अप्रैल 2023 में। और जो जापान का आई स्पेस कंपनी का हकुटो आर लैंडर है वो भी इसी ने भेजा है। इज दैट अंडरस्टूड? एक बात याद रखिए, जो हकुटो आर लैंडर है उसी के अंदर रशीद रोवर भी डाल के भेज दिया गया। तो जो डिलीवर हुआ रशीद जो रोवर है, रोवर और लैंडर अलग अलग चीज होती है, राइट? तो रशीद रोवर को हकुटो आर लैंडर ने डिलीवर किया आई स्पेस का जो स्टार्टअप है जापान का, हकुटो आर लैंडर उसी के साथ। और इसमें रॉकेट यूज हुआ स्पेसएक्स फैल्कन 9। इंडियन आर्मी का एक अभ्यास हुआ, आंतरिक अभ्यास संचार बोध। ये कहां पे हुआ? संचार बोध अभ्यास जो है अभी अभी ये पंजाब में हुआ था। और पंजाब में गगन स्ट्राइक नाम का अभ्यास भी हमारी आर्मी ने किया था। ठीक है, एरावत डिवीजन है हमारी इंडियन आर्मी की जिसे हम ब्लैक एलिफेंट भी बोलते हैं, उनके द्वारा यह किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी कहां से कहां तक दिखाई? नागपुर से बिलासपुर तक चलेगी 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस। 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई से मैसूर जाएगी बेंगलोर होते हुए। साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत है और भारत की 5वीं। और चौथी जो है वो ऊना से दिल्ली, ऊना एम मंडोरा जो स्टेशन है वहां से जाएगी। अगला सवाल है, यूजीसी ने कहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है, अगर आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स डिग्री करते हैं तो मिनिमम कितने साल पढ़ाई करनी होगी? याद रखिए, मिनिमम 4 साल पढ़ाई करनी होगी अगर आपको एक यूजी ऑनर्स डिग्री चाहिए। ये अभी अभी कहा गया है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी के चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार। सेवा आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू करी है? यह योजना अरुणाचल प्रदेश ने शुरू करी है। सेवा आपके द्वार, इस पे बहुत सारी सरकारी सेवाएं जो हैं और सरकारी सूचनाएं वो लोगों को आसानी से दे दी जाएंगी उनके द्वार पर। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने महाकवि सुब्रमण्यम भारती, उनका एक स्टैचू है उसका उद्घाटन किया। ये सुब्रमण्यम भारती का जो पुराना घर है पुश्तैनी घर, वहीं पे किया। कहां पे? तो ये वाराणसी में किया। तो आंसर है वाराणसी। ठीक है, आंसर है वाराणसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बहुत ही बड़े कवि थे, महाकवि थे सुब्रमण्यम भारती, राइट? सुब्रमण्यम भारती। वैसे अभी काशी तमिल संगमम भी हमारे शिक्षा मंत्रालय जो है वो करवा रहा है, राइट? तो ये भी आपको नहीं भूलना है। और सुब्रमण्यम भारती जो है उनका जन्मदिन किस रूप में तमिलनाडु की जो सरकार है वो मनाएगी? अगर आपसे ये पूछा जाए तो याद रखिए, सबसे पहली बात तो कि जो सुब्रमण्यम भारती का जो डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि जो 11 सितंबर को होती है,
उसे किस रूप में मनाया जाएगा? महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इनका जो जन्मदिन है जो 11 दिसंबर को होता है उसे भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय भाषा दिवस। हमारा संस्कृति मंत्रालय, उन्होंने अपने नए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है उनकी स्थापना करी है। कितने? तो कितने हैं ये टोटल? ये हैं 7। कहां कहां पे? तो याद रखिए, ये हैं पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर। ठीक है, अलग अलग जगह पे हैं आप। पटियाला पंजाब, नागपुर महाराष्ट्र, उदयपुर जो है राजस्थान, प्रयागराज यूपी, कोलकाता वेस्ट बंगाल, दीमापुर नागालैंड और तंजावुर तमिलनाडु। ये 7 क्षेत्रीय जोनल कल्चरल सेंटर संस्कृति मंत्रालय ने बनाए हैं। FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप कहां पे होगा? वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, नेशंस कप की बात हो रही है हॉकी में। तो कहां पे होगा ये स्पेन में होगा। स्पेन में कहां? वेलेंसिया में होगा। ये वेलेंसिया में होगा। आगे बढ़ते हैं। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहा नवंबर के लिए? पुरुषों में रही जॉस बटलर और महिलाओं में रही पाकिस्तान की सिद्रा अमीन। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ये टूर्नामेंट जो है खेला जाएगा। कहां पे खेला जाएगा? कहां पे खेला गया था? ये बैंकॉक में खेला गया था। पहले चाइना में होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। तो पुरुषों का एकल जीता विक्टर एक्सेल्सन ने और महिलाओं का एकल जीता अकाने यामागुची ने। वर्ल्ड चैंपियन अमेरिका के एक खिलाड़ी हैं सिडनी मैकलॉलिन लेवरॉन, महिला खिलाड़ी हैं ये, अमेरिका की हर्डल खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं। इनको मिला है वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। और पुरुषों में स्वीडन के जो पॉल वॉल्ट खिलाड़ी हैं मोंडो डुप्लांटिस, उन्हें मिला है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। मैकलॉलिन लेवरॉन ने वर्ल्ड वुमेन्स 400 मीटर का रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा और डुप्लांटिस ने एक ही साल में 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, तो ये है, इनको क्या मिला? इनको मिला वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट ऑफ द ईयर। बॉबी किन्नर, ये बॉबी डार्लिंग भी बोलते हैं, ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जो नगर निगम के चुनाव में जीती। MCD के चुनाव जो हुए थे दिल्ली में, उसमें ये आम आदमी पार्टी की हैं। तो पहली बार एक MCD का मेंबर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आया है। अभी अभी कौन से राज्य ने अनाउंस करा है कि जो बद्री गाय होती है उसका आनुवांशिक तौर पर हम चेंज करके उसे एक काफी अच्छी ब्रीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जेनेटिक एनहांसमेंट उसका हम कर सकते हैं। तो बद्री जो गाय है उसको सेक्स सॉर्टेड सीमेन और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बद्री गाय का नाम बद्रीनाथ से आता है, ये उत्तराखंड की गाय है, तो आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, ये एक तरह की पहाड़ी गाय है और ये छोटी होती है साइज में, लेकिन इसकी टांगें लंबी होती हैं इस गाय की। और ये कई रंगों में आती है, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट और ग्रे, इन जो कलर में ये आती है। इनमें से कौन सा स्टार्टअप है इंडिया का जिसे अर्थ शॉट प्राइज मिला है? ये मिला है खेती कंपनी को अपने आइडिया ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स के लिए। और ये अर्थ शॉट प्राइज को हम इको ऑस्कर भी बोलते हैं। ये प्रिंस विलियम्स के द्वारा दिया जाता है। प्रिंस विलियम्स के द्वारा दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और खेती के अलावा बाकी कंपनियां भारत की नहीं है, वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने मोनेट पावर कंपनी को खरीद लिया है 410 करोड़ में? तो ये खरीदा है जिंदल स्टील एंड पावर ने। आंसर है ऑप्शन बी। तो ये मोनेट पावर जो कंपनी है ये ओडिशा के अंगुल में है। ओडिशा के अंगुल में है ये, और वहां पे ओडिशा के अंगुल में ये 1050 मेगावाट का एक पावर प्लांट भी स्थापित कर रही है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी वन विभाग कौन से राज्य का है जिसने वानीकरण प्रोजेक्ट शुरू करा है, जिससे जो खरपतवार हैं, इन्वेजिव प्लांट हैं, वीड वगैरह, उनको हटा दिया जाए। खास तौर पे इन्वेजिव प्लांट होते हैं जो जनरली विदेश से आते हैं और भारत के लोकल प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो खास तौर पे सेना स्पेक्टाबिलिस एक इन्वेजिव प्लांट है, तो इन सबको हटाना है। ये शुरू करा है केरल की सरकार ने वानीकरण प्रोजेक्ट। वानीकरण प्रोजेक्ट जैसे सेना स्पेक्टाबिलिस वगैरह, इस तरह की जो है इन्हें हटाना है। खास तौर पे जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे बहुत सारे एक्सोटिक इन्वेजिव प्लांट आ गए हैं, जैसे यूपाटोरियम, मिकानिया माइक्रेंथा, लेंटाना कमारा वगैरह, ये सब वहां पे काफी ग्रो होते हैं। डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट किससे रिलेटेड है? डेयर टू ड्रीम को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो करवाता है। डेयर टू ड्रीम ये DRDO करवाता है बेसिकली, और ये हमारी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड है। डेयर टू ड्रीम। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है? यानी अगर 2 धर्म के लोग या 2 जात के लोग आपस में शादी करना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी।
ये महाराष्ट्र की सरकार ने बनाई है, तो आंसर है महाराष्ट्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया है? यह बनाया है डॉक्टर जेरेमी फरार को, और इनसे पहले थी भारत की सौम्या स्वामीनाथन, लेकिन अब इनके स्थान पे आ गए हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। डॉक्टर जेरेमी फरार। आगे बढ़ते हैं। कौन से राज्य की विधानसभा है जिन्होंने एक बिल पारित कर दिया है अभी अभी, यूजीसी लॉज अमेंडमेंट बिल? इसमें गवर्नर जो है वहां का ऑटोमेटिकली सरकारी यूनिवर्सिटीज का एक्स ऑफिशियो चांसलर नहीं रहेगा अब से। तो ये केरल की सरकार ने पास करा है, तो आंसर है केरल। आरिफ मोहम्मद खान अब ऑटोमेटिकली वहां की केरल की जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उनके कुलाधिपति नहीं रहेंगे। एनटीपीसी जो है उसने 150 मेगावाट का और 90 मेगावाट का देवीकोट सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट शुरू करा है। कहां पे? यह प्रोजेक्ट राजस्थान के जैसलमेर में शुरू करा है, तो आंसर है जैसलमेर इन राजस्थान। एनटीपीसी ने शुरू करा है। यह था हमारा 300 बेस्ट एमसीक्यू दिसंबर के भाग 2 हिंदी में। बहुत जल्दी मिलता हूं भाग 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।